हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले वो वर्ड्स, वो टर्म्स जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो 11th के वो स्टूडेंट्स जिनके लिए अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट है, वो पहले इन टर्म्स का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ लें, तो उससे आगे उन्हें अकाउंटिंग को समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम टर्म्स समझेंगे वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। देखिए, बिजनेस में वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन होता है उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जनरली बिजनेस वस्तुओं और सेवाओं का ही होता है। या तो हम कोई सामान सप्लाई कर रहे होते हैं बिजनेस करते समय, या फिर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो अगर हम कोई सामान दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, बदले में पैसे दे रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन है। या फिर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम कोई सर्विस दे रहे हैं और बदले में पैसे ले रहे हैं। या अगर ऑन क्रेडिट भी ट्रांजैक्शन है, लेन देन उधार भी हो सकता है और नगद भी। तो दो मोड होते हैं ट्रांजैक्शन के, एक होता है कैश मोड, एक होता है क्रेडिट मोड। कैश मोड में कंसिडरेशन का प्रॉम्प्ट सेटलमेंट हो जाता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन का पेमेंट बाद में होता है। जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा या उधार माल खरीदा। तो वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन है, गुड्स और सर्विसेज का जो लेन देन है, बस उसी को ट्रांजैक्शन कहा जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो इसके अलावा भी देखिए, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इवेंट है। अब इवेंट क्या है? इवेंट ऐसी कोई भी घटना जो बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में कुछ ना कुछ चेंज कर दे, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक इवेंट। तो हर एक ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक इवेंट है, क्योंकि उसकी वजह से बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ चेंज हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी इवेंट हैं जो ट्रांजैक्शन तो नहीं है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल पर कोई इफेक्ट डाला है। तो ऐसे इवेंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, वस्तु का लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पर इफेक्ट आया है, तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाता है, उसे इंटरनल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो दो प्रकार के ट्रांजैक्शन हैं, एक है इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जिसके लिए कि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक लेने वाला और एक देने वाला। लेकिन इंटरनल ट्रांजैक्शन में दो लोगों का लेन देन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज। तो डेप्रिसिएशन जब हमने चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन मतलब हमारी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो गया, एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो एक तरफ तो हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई, जैसे मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ ये एक एक्सपेंस है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, जिसमें हम कैश का पेमेंट नहीं कर रहे, कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो दूसरा तो कोई पर्सन इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ना कह के इसे कहा जाता है इंटरनल ट्रांजैक्शन। तो वो भी एक इकोनॉमिक इवेंट है, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो हम बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो संपत्तियां हैं, उनका उपयोग बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जिनको बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, और दूसरी चीज़ इसमें ओन्ड बाय बिजनेस होना चाहिए, मतलब बिजनेस उन सारी प्रॉपर्टीज़ का मालिक होना चाहिए, तभी वो बिजनेस की एसेट्स कहलाएंगी। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कैश है, स्टॉक है, ये सब बिजनेस की एसेट्स हैं, क्योंकि बिजनेस इनका मालिक है और इन ही चीज़ों का उपयोग करते हुए बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। अगर मशीन नहीं होगी तो माल कैसे बनाओगे? माल बनेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, और बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट होगा कैसे? तो ये सारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, इनको बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, इसीलिए बिजनेस की एसेट्स हैं या संपत्तियां हैं। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स।
तो 3 टाइप की एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट। देखिए ये तीनों ही फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, इनको बिजनेस में यूटिलाइज किया जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। नॉन करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म में ही कैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब फिक्टिशियस एसेट क्या है ये भी समझते, तो एक एक करके समझे। पहला है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बिजनेस में यूज होने वाले वो एसेट्स जो कि विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या वो उनमें चेंज आ जाएगा। जैसे कैश रखा हुआ है, ये एसेट है, लेकिन क्या कैश रखा ही रहेगा? नहीं, इस कैश से गुड्स खरीदा जाएगा तो वो कैश स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। फिर ये स्टॉक बेच दिया जाएगा, उधार बेचेंगे तो ये स्टॉक का जो अमाउंट है, अब ये स्टॉक चला गया, इसकी जगह डेटर्स जनरेट हो गए। अब फिर ये डेटर्स से पैसा आ जाएगा तो डेटर्स खत्म हो जाएंगे, कैश आ जाएगा। तो जैसे कैश है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स हैं, ये सब हमारी करंट एसेट्स हैं क्योंकि ये रनिंग एसेट्स हैं, इनमें चेंजेस आते रहते हैं और ये विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये हाईली लिक्विड एसेट्स हैं। अब दूसरी बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स वो हैं जिनको कि शॉर्ट टर्म में विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा और इनको लॉन्ग टर्म तक यूज़ किया जाएगा, लंबे समय तक इनका उपयोग किया जाएगा, जब तक इनकी लाइफ होगी तब तक इनका उपयोग किया जाएगा। जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, मोटरसाइकिल है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, इनको लॉन्ग टर्म तक उपयोग करने के लिए खरीदा है और बिजनेस इन रिसोर्सेज का ओनर है और लॉन्ग टर्म तक इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा, कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन करंट एसेट्स। अब हम बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट क्या है। देखिए फिक्टिशियस एसेट एक तरीके से एक लॉस है, एक एक्सपेंस है जो अभी तक एमोर्टाइज नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे कर दिया 5 साल के लिए 5 लाख रुपए, तो आपने जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया है 5 लाख रुपए, इसमें से केवल 1 लाख रुपए के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को आप करंट ईयर में यूटिलाइज करेंगे, तो 5 लाख में से केवल 1 लाख रुपीस करंट ईयर में एग्जॉस्ट होगा। बाकी के 4 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो हमें आने वाले ईयर्स में मिलेगा। तो ये जो 4 लाख रुपए है ये हमारी एक फिक्टिशियस एसेट है क्योंकि इन 4 लाख रुपए के बदले में हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा और एसेट्स का मतलब होता है फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला कोई भी रिसोर्स। तो ये जो 4 लाख रुपए का हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ये हमें फ्यूचर में 4 साल तक बेनिफिट देगा। तो इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये जो 4 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, जिसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी कह सकते हैं, ये हमारी एसेट है क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आने वाले 4 साल तक मिलेगा। लेकिन फिर ये फिक्टिशियस एसेट क्यों है? क्योंकि ये एसेट सेलेबल नहीं है, इसको आप मार्केट में बेच के पैसे रियलाइज नहीं कर सकते। हाँ, केवल आप इसको यूज करके बेनिफिट फ्यूचर में ले सकते हैं, तो इसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसे फिक्टिशियस कहा जाता है। लेकिन जैसे नॉन करंट एसेट है, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इनको तो आप मार्केट में बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए वो फिक्टिशियस नहीं है। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती हैं। इसके बाद हमारा आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू आउटसाइडर्स, वो पैसा जो बिजनेस को लौटाना है आउटसाइडर्स। आउटसाइडर मतलब बाहर के लोग। तो बिजनेस को के पास जो फंड्स हैं, जो एसेट्स हैं, वो सब उसे केवल 2 जगह से मिली हैं। या तो वो एसेट्स उसे बिजनेसमैन ने दी हैं या वो एसेट्स उसे आउटसाइडर्स ने दी हैं। तो अगर दी हैं तो कभी ना कभी बिजनेस को ये पैसा उन दोनों को, बिजनेसमैन को और आउटसाइडर्स को लौटाना पड़ेगा। तो आप एक साथ लायबिलिटी और कैपिटल को समझिएगा। अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू आउटसाइडर, जो पैसा बिजनेस को लौटाना है किसको? बाहर के लोगों को, वो है लायबिलिटी। और जो पैसा बिजनेसमैन को लौटाना है वो है कैपिटल। तो एक्चुअल में कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी है। जो पैसा बिजनेसमैन को लौटाना है वो कैपिटल,
और जो पैसा बिजनेस को आउटसाइडर्स को लौटाना है वो लायबिलिटीज। देखिए ये जो कैपिटल को लायबिलिटी हम बोल रहे हैं, ये एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग में, उसकी वजह से बोल रहे हैं। तो देख लीजिए, थोड़ा एक इस तरीके से भी समझने की कोशिश करिए। जैसे ये है एक पर्सन, ये है बिजनेसमैन, ये एक व्यक्ति है, और ये है एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसे कहते हैं बिजनेस। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो सेपरेट एंटिटी हैं, और आप अकाउंटिंग जब करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग की जाती है। बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय आपका जो व्यू रहेगा वो यही रहेगा कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बाहरी व्यक्ति हो गया। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट एंटिटी हैं। तो जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है वो है कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन ने दिया है तो कभी ना कभी इसे ये पैसा इसे लौटाना पड़ेगा। ऐसे ही जो पैसा आउटसाइडर्स, ये हैं आउटसाइडर्स, जो पैसा इन्होंने दिया है बिजनेस को वो है लायबिलिटीज। ये भी पैसा बिजनेस को कभी ना कभी इनको लौटाना पड़ेगा। लेकिन ये जो कैपिटल वाला अमाउंट बिजनेस को लौटाना है बिजनेसमैन को, ये केवल एक ही कंडीशन में लौटाया जाएगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी लायबिलिटी तो है, लेकिन इसके लिए कैपिटल वर्ड यूज करते हैं क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है, और ये इसके लिए लायबिलिटीज वर्ड यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं लायबिलिटीज के टाइप्स। तो दो टाइप की लायबिलिटी है, करंट और नॉन करंट। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट एक शॉर्ट पीरियड में करना है। जैसे मान लीजिए बिजनेस ने इस व्यक्ति से पैसा लिया और इससे कहा कि भाई मैं तो 2 महीने बाद पैसे लौटा दूंगा। इट मीन्स विद इन अ ईयर ये पैसा बिजनेस को इसे लौटाना है, तो ये है करंट लायबिलिटी। ये एक और व्यक्ति है, इससे बिजनेस ने पैसे लिया, उससे कहा कि 2 साल बाद लौटाऊंगा, तो ये भी लायबिलिटी है। देना तो है बिजनेस को ये पैसा इसको, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय के बाद। तो ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट लॉन्ग टर्म में करना, लॉन्ग पीरियड के बाद करना है, 1 साल से अधिक अवधि के बाद करना है, तो ऐसी लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाता है। 5वां है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मीन्स वो अमाउंट या गुड्स जिनको बिजनेसमैन बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, उसे ड्रॉइंग कहा जाता है। देखिए बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस ये तो सब ईयर के एंड में ही पता चलेगा, लेकिन उसे अपना डेली के खर्चे के लिए बिजनेस में से ही पैसा चाहिए। तो बिजनेसमैन पूरा साल जब ज़रूरत पड़ती है तब बिजनेस में से पैसा निकाल सकता है या गुड्स निकाल सकता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। ये जो पूरा साल वो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता रहेगा, इसका टोटल करके एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि जो पूरे ईयर में प्रॉफिट होगा वो उसकी कैपिटल में जुड़ जाता है, इससे कैपिटल बढ़ जाती है, और जो पैसा वो उसने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से निकाला है वो ड्राइंग है उसे उसकी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है, जिससे कि जो बिजनेस मैन का बिजनेस पर जो क्लेम है वो कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या है, कैपिटल वो अमाउंट है जो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है। अब बिजनेस अगर उसमें से पैसे निकाल लेगा तो ऑब्वियसली जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका ड्राइंग। इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं, लेकिन क्यों पैसे लेने हैं? क्योंकि या तो हमने उन्हें उधार सामान बेचा था, गुड्स बेचा था ऑन क्रेडिट, या फिर हमने जो सर्विस हम जिस सर्विस में हम डील करते हैं वो सर्विस हमने उन्हें प्रोवाइड करवाई थी ऑन क्रेडिट। तो डेटर्स मतलब पर्सन्स फ्रॉम होम अमाउंट्स आर ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड। वो व्यक्ति, वो लोग या वो संस्थाएं या वो कंपनीज
जिनसे हमें पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने उन्हें या तो उधार सामान बेचा था या ऑन क्रेडिट हमने उन्हें सर्विस प्रोवाइड करवाई थी, उन्हें कहते हैं डेटर्स। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटी है। जैसे डेटर्स हमारी एसेट है क्योंकि इन लोगों से हमें पैसे लेने हैं, वैसे ही क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ हैं क्योंकि हमें इन्हें पैसे देने हैं। हमें मतलब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस को इन लोगों को पैसे देने हैं। तो वो लोग जिन लोगों को बिजनेस को पैसे देने हैं, क्यों देने हैं? क्योंकि बिजनेस ने, एंटरप्राइज ने उनसे या तो उधार सामान खरीदा था या जो सर्विस ली थी उसका पेमेंट नहीं किया था, तो उसे कहा जाता है क्रेडिटर्स। तो अमाउंट ओड बाय द एंटरप्राइज या बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विस रिसीव्ड। उधार पर अगर गुड्स खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं तो जिससे गुड्स खरीदा है या जिससे सर्विस ली है वो बिजनेस का क्रेडिटर बन जाता है, जो कि एक लायबिलिटी है क्योंकि बिजनेस को ये पैसा पेमेंट करना पड़ेगा इन फ्यूचर। और ये करंट लायबिलिटी है क्योंकि जनरली जो उधार खरीद बिक्री होती है बिजनेस में गुड्स और सर्विस की, वो 2-3 महीने की उधारी दी जाती है या फिर विद इन अ ईयर उसका पेमेंट करना होता है। गुड्स वर्ड का मतलब, वैसे तो गुड्स का मतलब कोई भी वस्तु को हम गुड्स कह सकते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो टेंजिबल है, उसे गुड्स कहा जा सकता है। जैसे ये पेन, मार्कर है या फर्नीचर है, मशीन है, ये सब गुड्स हैं। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में गुड्स वर्ड, टर्म गुड्स का इस्तेमाल केवल उस आर्टिकल के लिए होगा जिसमें हम डील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरी फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है। अगर मेरी मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल मेरे लिए गुड्स है। तो गुड्स टर्म का यूज केवल उसी आर्टिकल के लिए होगा, उसी कमोडिटी के लिए होगा, उसी वस्तु के लिए होगा जिसमें हम डील कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने फर्नीचर का मेरा काम है, मैं फर्नीचर खरीद के लाया तो मैं कहूँगा मैंने गुड्स खरीदा है, एंट्री होगी परचेस अकाउंट DR टू कैश। लेकिन अगर मेरा फर्नीचर का काम है और मैं मोबाइल लेकर आया या मैं मशीन लेकर आया तो फिर मैं गुड्स परचेज किए हैं ऐसा नहीं कह सकता, मैंने मशीन खरीदी है ये कहा जाएगा। उसमें एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो ये तो खैर आगे की बात हुई, जर्नल एंट्री। अब गुड्स के बाद हम समझते हैं परचेज। परचेज क्या है? देखिए, गुड्स को जब हम खरीदेंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो उसे कहते हैं परचेज। परचेज टर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम बिजनेस में जिस आर्टिकल में डील कर रहे हैं उसे खरीदते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर मैं फर्नीचर का मेरा काम है, मैं फर्नीचर खरीद के लाया तो एंट्री होगी फर्नीचर परचेज अकाउंट DR टू कैश, नगद खरीद के लाया हूँ। लेकिन मैं मशीन खरीद के लाया तो मशीन तो मेरे लिए गुड्स नहीं है, तो मेरे यहाँ एंट्री परचेज अकाउंट DR नहीं होगा, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट DR टू कैश। क्योंकि परचेस और सेल्स वर्ड केवल गुड्स को खरीदने और गुड्स को बेचने के लिए ही यूज किए जाएंगे। अब सेल्स वर्ड, हम जिस प्रोडक्ट में, जिस आर्टिकल में डील कर रहे हैं, अगर हम उसे बेचते हैं तो जो भी उसका सेलिंग प्राइस है उससे हम सेल्स अकाउंट को CR करेंगे। जैसे मैंने फर्नीचर का मेरा काम है, मैंने फर्नीचर बेचा और कैश आया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर मैंने अपना पुरानी मशीनें बेच दी तो अब मशीन में तो मैं डीलिंग नहीं करता हूँ, मशीन मेरे लिए गुड्स नहीं है, तो मेरे यहाँ एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, टू सेल्स नहीं लिख सकते। आपने जब फर्नीचर बेचा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, लेकिन मशीन बेची तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। क्योंकि सेल्स और परचेस वर्ड केवल गुड्स जब हम खरीदेंगे तो परचेस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और गुड्स जब हम बेचेंगे तो सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो उधार बेचे या नगद, इससे कोई मतलब नहीं है। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट क्या है? ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटीज को पे करने में कैपेबल है, मतलब उसके पास सफिशिएंट एसेट्स हैं, वो अपनी एसेट्स से अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकता है अभी या बाद में, लेकिन टोटल उसकी जो एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू है वो उसकी लायबिलिटीज से ज़्यादा है, मतलब उसके पास एसेट्स ज़्यादा हैं और उसके ऊपर लायबिलिटीज कम हैं, तो ऐसे पर्सन को सॉल्वेंट कहा जाता है। सॉल्वेंट मतलब जो अपनी
ऋणों का, अपनी लायबिलिटीज़ का, अपने दायित्वों की भुगतान करने में सक्षम है। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंट की। इंसॉल्वेंट इसके अपोजिट है। इंसॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन है या वो बिजनेस है या एंटरप्राइज है या कंपनी है जो अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने में कैपेबल नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है अपनी लायबिलिटीज़ का पूरा पेमेंट करने की। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो उसको कई ईयर्स से लॉस हुआ है, उस वजह से इंसॉल्वेंट हो गया है, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंट की। इंसॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन है जो अपनी लायबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकता है, उसके पास इतनी एसेट्स नहीं है कि वो अपनी सारी लायबिलिटीज़ का फुल पेमेंट कर सके। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण ये हो सकता है कि उसे कई ईयर्स से बिजनेस में लॉस होता चला आया है और इस वजह से उसकी एसेट्स कम होती चली गई और लायबिलिटीज़ बढ़ती चली गई। अब लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को खुद इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता है। वही व्यक्ति इंसॉल्वेंट कहलाएगा जिसको कोर्ट ने आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है। कोर्ट ने अगर डिसाइड किया कि हाँ ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, तभी उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। कोई व्यक्ति अपने आप को खुद से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता है। जैसे ही किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कोर्ट की तरफ से एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है जो उस व्यक्ति की, इंसॉल्वेंट पर्सन की सारी एसेट्स को एक्वायर करता है और उन एसेट्स को सेल करके जो अमाउंट रियलाइज होता है उससे वो उस इंसॉल्वेंट पर्सन की लायबिलिटीज़ का पेमेंट करता है। और फुल पेमेंट तो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी एसेट्स इतनी है ही नहीं, अगर होती तो फिर इंसॉल्वेंट क्यों होता। तो फुल पेमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए जो ऑफिशियल रिसीवर है वो अवेलेबल एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रेशियो निकाल लेता है, उसी प्रपोर्शन में पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी लायबिलिटीज़ हैं 1 लाख रुपए और ऑफिशियल रिसीवर को उसकी सारी एसेट्स को बेचकर रिसीव हुआ है 50,000, तो 1 लाख की लायबिलिटीज़ को 50,000 पे प्रोपोर्शनेटली दे दिया जाएगा, मतलब आधा आधा पेमेंट हो जाएगा। जिसके 10,000 हैं उसे 5,000 मिल जाएंगे, जिसके 2,000 हैं उसे 1,000 मिल जाएगा। इस तरीके से वो उसकी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देगा। तो यहाँ तक के तो हमने पढ़ लिए अकाउंटिंग टर्म्स, और भी इसमें कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारे टर्म्स हैं। तो आप वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिनको आप समझना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन सारे टर्म्स को समझाएंगे।